आज के लेक्चर का टॉपिक है राष्ट्र राज्यों का उदय, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंग्लैंड के राष्ट्रीय राज्य का उदय। आधुनिक यूरोप का राजनीतिक इतिहास राष्ट्रीय राज्यों के उदय और प्रतिस्पर्धा का इतिहास है। उनका उदय अचानक नहीं हुआ, परंतु सदियों के दौरान सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक अनेक कारकों के द्वारा उनका निर्माण संभव हो पाया। भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं सैद्धांतिक एकबद्धता, जो कि राष्ट्रीय होने के लिए अति आवश्यक है, एक ऐसी विलक्षण प्रक्रिया है जो इतिहासकारों को प्राय भ्रमित करती रही है। कभी कभी ये प्रक्रिया राजनीतिक एकीकरण में, तो कभी उससे पूर्व और कभी उसके पश्चात की दृष्टिगत होती है। राष्ट्रीय राज्य की सीमा में बसने वाले अधिकांश लोग प्राय एक भाषा, धर्म और परंपरा के अनुयायी होते हैं और राज्य में एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन स्थापित रहता है। परंतु मध्यकाल की प्रारंभिक सदियों में यूरोप में ऐसे राज्यों का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। लगभग समूचे यूरोप में सामंतों का दबदबा था। वे नाम मात्र के लिए राजाओं के अधीन थे, अन्यथा वे राजाओं की भांति स्वतंत्र शासकों जैसा ही आचरण करते थे। अनेक सामंत तो अपने राजाओं से भी अधिक शक्तिशाली एवं समृद्ध होते थे। एक ही देश अनेक भागों में विभक्त रहता था और कुछ भागों पर दूसरे देश के शासकों का शासन होता था। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के प्लेराजेनेट राजाओं 1154 से 1485 तक इंग्लैंड के राजाओं का वंश की यह परंपरा थी कि उनके अधिकार में फ्रांस का कुछ प्रदेश होना ही चाहिए और उन्हें और अधिक फ्रांसीसी प्रदेश अपने अधिकार में लाने चाहिए। फ्रांस के राजतंत्र की यह परंपरा थी कि उस मिलान और नेपल्स में प्रभाव प्राप्त करने और उसे बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उस युग में एक भाषा, धर्म एवं संस्कृति के होते हुए भी स्थानीय लोगों में अपने समूचे देश अथवा राष्ट्र के प्रति कोई विशेष भावना देखने को नहीं मिलती थी। साम्राज्य तथा कैथोलिक चर्च के विचारों ने राष्ट्रीय राज्यों की किसी धारणा का विकास ही नहीं होने दिया, परंतु उत्तर मध्य युग में परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगत होने लगे। लोगों में देशभक्ति की भावना विकसित होने लगी और इस भावना ने राष्ट्रीय भावना का मार्ग प्रशस्त कर ही दिया। यूँ तो राष्ट्र राज्यों की स्थापना आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु उत्तर मध्यकालीन यूरोप में कई नई राजसत्ताओं के उदय के साथ साथ राष्ट्र राज्यों का निर्माण का सिलसिला भी शुरू हुआ। राष्ट्र राज्यों की स्थापना के दूरगामी परिणाम निकले और सामंतवाद का पतन हुआ। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आई और नए तरीकों एवं उपकरणों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा। राज्यों की सीमाएं स्थिर होने लगी और इन सीमाओं में आबाद लोगों में अपने देश के प्रति निष्ठा की भावना का विकास हुआ। इस दृष्टि से राष्ट्र राज्यों का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंग्लैंड के राष्ट्रीय राज्यों का उदय अगर हम देखें तो 5वीं सदी के अंत में जर्मनीय कबीले आंग्ल सैक्सन और जूट जर्मनी से आकर इंग्लैंड में बस गए और वहां अपनी सरकार स्थापित की। परंतु आंग्लो सैक्सन कबीलों के आंतरिक संघर्षों के कारण एक लंबे समय तक इंग्लैंड में अराजकता का दौर चला। 9वीं शताब्दी में वेसेक्स के राजा एग्बर्ट के नेतृत्व में एक आंग्लो सैक्सन राज्य का उदय हुआ और एग्बर्ट ने अन्य राज्यों को मिलाकर एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत लाने में सफलता अर्जित कर ली। पश्चात 871 ईस्वी में अल्फ्रेड महान इंग्लैंड का राजा बना और उसने देश को एक अच्छा शासन प्रदान किया। कानून में सुधार किए गए, अन्य यूरोपीय राज्यों से कुशल कारीगरों को इंग्लैंड में लाकर बसाया गया तथा शिक्षा के विकास के लिए विशेष कदम उठाए गए। 1066 ईस्वी में नॉर्मंडी के विलियम के नेतृत्व में नॉर्मन सामंतों ने आंग्लो सैक्सन राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया।
विलियम ने सैक्सन सामंतों का दमन किया, नॉर्मन सामंतों को कठोर नियंत्रण में रखा और केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। विलियम ने पोप को अपना राजनीतिक संप्रभु मानने से अस्वीकार कर लिया। विलियम का सामंती तंत्र कुछ खास विशेषताओं से था। राजा अपने सामंतों के अधीनस्थ नाइटों तथा सेवकों की सीधी निष्ठा एवं स्वामी भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी था। अन्य देशों में राजा अपने सामंतों के अनुचरों की सीधी निष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते थे। हेनरी प्रथम ने सरकार के ढांचे में सुधार किया और सामंतों की एक सलाहकार परिषद का गठन किया। घुमंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई ताकि जनता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। हेनरी द्वितीय ने भी कानून और न्याय के क्षेत्र में सुधार कार्य को जारी रखा और उसके अध्यादेशों ने सामंतों एवं चर्च के न्यायालयों के महत्व को कम कर दिया और राजकीय न्यायालयों की गरिमा को स्थापित किया। हेनरी प्रथम और द्वितीय के समय की एक विशेष बात यह रही कि सैक्सनों और नॉर्मनों दोनों जातियों का आपसी वैवाहिक संबंध के द्वारा एक दूसरे के अति निकट आ जाना रहा। परिणामस्वरूप आने वाली पीढ़ियों में भावनात्मक एकता बढ़ती चली गई और दोनों ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगे, जो शीघ्र ही स्कूलों और न्यायालयों की भाषा बन गई और जर्मन जातियों और नॉर्मनों के मिश्रण से एक शक्तिशाली राष्ट्र तथा राष्ट्र भाषा का निर्माण हुआ। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में एक प्रतिनिधित्वात्मक स्वरूप की सरकार के विकास में एक बहुत बड़ा मोड़ बिंदु माना जाता है। यहाँ पहली बार राजतंत्र को अपने अधिकारों और विशेष अधिकारों का प्रयोग करने पर अंकुश लगाया गया। 1199 ईस्वी में जॉन इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठे। उसका शासन क्रूरता, विश्वासघात और शोषण के लिए कुख्यात रहा। 1215 ईस्वी में उसके सामंतों ने उसे मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया और इस अधिकार पत्र ने राजा की सामंतों की संपत्ति अधिकारों और विशेष अधिकारों के बदलने या संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया गया। इंग्लैंड के संवैधानिक विकास में इसका विशेष स्थान माना जाता है। 1204 ईस्वी में जब यूरोप की मुख्य भूमिका नॉर्मंडी क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ से निकल गया तो राष्ट्रीय भावना और अधिक जागृत हुई। हेनरी तृतीय के समय में पोप के अधिकार का विरोध होने लगा और देश के प्रशासन में सामंतों तथा पादरियों के प्रतिनिधियों के अलावा नगर तथा काउंटी जिले के भी प्रतिनिधि बुलाए जाने लगे। निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ और एडवर्ड प्रथम के समय में राष्ट्रीय राज्य तथा राष्ट्रीय शासन स्थापित करने का विशेष प्रयास हुआ। 1295 ईस्वी में उसने जिस संसद को आहूत किया था वह मॉडल पार्लियामेंट के नाम से विख्यात है। इसके 4 सदन थे जिसमें सामंत, पादरी, कुलीन वर्ग और नगरों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। 14वीं सदी में संसद के 2 सदन बनाए गए, एक हाउस ऑफ लॉर्ड और दूसरा था हाउस ऑफ कॉमन्स। पहले में बैरन तथा सामंतों के प्रतिनिधि होते थे और दूसरों में नाइट्स तथा मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हुआ करते थे। गुलाबों का युद्ध। 14वीं सदी में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 7 वर्षीय युद्ध छिड़ा, जो राष्ट्रीय भावना का ही एक परिणाम था और इस युद्ध में इंग्लैंड के शासकों ने मुख्यतः भाड़े के सैनिकों का सहारा लिया था, मगर उनके साथ साथ अंग्रेज सामंत और उनके अनुचर भी लड़े थे। यद्यपि अंग्रेजों को कई बार विजयश्री मिली, किंतु उन्हें पराजय होकर फ्रांस से वापस आना पड़ा था। इसके बाद अंग्रेज सामंतों ने आपस में ही लड़ना शुरू किया और अपने ही देश को लूटना भी। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में वे 2 गुटों में बंट गए, जो 2 अभिजात कुलों के समर्थन में गोलबंद हो गए। एक गुट लंगस्टर कुल का समर्थक था तो दूसरा गुट यार्क कुल का। दोनों ही देश की शासन सत्ता अधिकृत करने की चाहत रखते थे और दोनों का यह संघर्ष 1455 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक चलता रहा।
लंगस्टर कुल का चिन्ह लाल गुलाब और याक कुल का चिन्ह सफ़ेद गुलाब था। अतः इस युद्ध को नाम मिला गुलाबों के युद्ध और इसी नाम से ये इतिहास में विख्यात है। इस लड़ाई के दौरान शक्तिशाली बैरनों यानी कि सामंतों का वह वर्ग जो राजनीतिक एकता तथा केंद्रीकृत सत्ता का विरोधी का मुख्य गढ़ बना हुआ था, विघटित हो गया। परिणाम स्वरूप हेनरी ट्यूडर यानी हेनरी सप्तम के सिंहासन पर बैठने के साथ एक नए राजवंश ट्यूडर राजवंश का इंग्लैंड में उदय हुआ और देश की सभी प्रगतिशील शक्तियों ने मजबूत केंद्रीकृत राजतंत्र को सहर्ष अपना समर्थन प्रदान किया। ट्यूडर वंश का शासन। ट्यूडर वंश ने इंग्लैंड को एक शक्तिशाली एवं गरिमामय शासन परंपरा प्रदान की थी। 15वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड एक शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य बन चुका था जो सक्रिय विदेश नीति का अनुगमन करता था और अपने पास आवश्यक साधन होने के कारण वह इस नीति को शासक वर्ग के हितों के दृष्टिकोण से सफलतापूर्वक चलाने में कामयाब रहा। ट्यूडर वंश के शासनकाल में चर्च का राष्ट्रीयकरण हो गया और मध्यम वर्ग को भी कुछ अधिकार प्राप्त हुए। अब देशभक्ति की भावना अधिक प्रखर होने लगी और अंग्रेज इंग्लैंड की व्यापारिक प्रगति के लिए बाहर जाने लगे। इस प्रकार मध्य युग के अंत तक इंग्लैंड आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। ट्यूडर वंश का राजतंत्र संपत्तिवान भद्रजनों पर आश्रित था। इस वर्ग को नष्ट करना उनके लिए करीब करीब संभव नहीं था, क्योंकि एक तो उनके पास कोई अन्य मित्र बनाने का विकल्प नहीं था और कुलीन सामंतों पर निर्भर रहना उन्हें स्वीकार्य नहीं था और एक नियमित वेतन वाली नागरिक सेवाओं को रखने का खर्च बहुत अधिक था। अतः वे भद्रजनों पर ही निर्भर रहे। हेनरी सप्तम 1485 से 1509 ईस्वी में अपने राज्य की आवश्यकता अनुसार इंग्लैंड की संस्थाओं को ढालने का प्रयास किया, देश में शांति एवं व्यवस्था स्थापित की और विदेशों से यथासंभव युद्ध न करने की नीति भी अपनाई। प्रशासन को अपने नियंत्रण में लाने के उपाय किए गए, उद्दंड सामंतों की शक्ति को समाप्त किया गया और राजकीय बजट को संतुलित किया गया। राजकीय सलाहकारों के परिषद यानी कि राज परिषद को एक कुशल एवं शक्तिशाली संगठन के रूप में विकसित किया गया। हठी कुलीन सामंतों को सजा देने के लिए कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर का गठन किया गया। इंग्लैंड में पार्लियामेंट का अस्तित्व भी बना रहा, यद्यपि इसके अधिवेशन अनियमित हुआ करते थे। इंग्लैंड में यह बात राज्य के आधारभूत कानून के रूप में मान्य हो गई थी कि कोई भी नया कर राजा पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना लागू नहीं कर सकता। संक्षेप में हेनरी सप्तम ने इंग्लैंड को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बना दिया था। हेनरी सप्तम के पश्चात आया हेनरी अष्टम 1509 से 47 तक का शासन रहा। इंग्लैंड का शासक के रूप में धर्म सुधार आंदोलन उसके समय में हुआ था, जिसके महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं धार्मिक प्रभाव पड़े। इस आंदोलन ने राजा को और पार्लियामेंट को देश के धार्मिक जीवन पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया। हेनरी अष्टम ने कैथोलिक मठों एवं पूजागृहों को जी भर के लूटा और अपार संपत्ति अर्जित की। उसने यूरोप की मुख्य भूमि पर एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध भड़काने का काम किया और किसी एक राष्ट्र या उनके समुदाय को इतना शक्तिमान बनने से रोक रखा कि वह इंग्लैंड के लिए खतरा न बन जाए। यह हेनरी के मंत्री वुल्से द्वारा चलाई गई नीति, जिसे कहा जाता है शक्ति संतुलन, तब से लेकर 20वीं सदी तक इंग्लैंड की वैदेशिक नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 ट्यूडर वंश की सबसे महान शक्तिशाली शासिका साबित हुई थी। उसके समय की प्रसिद्ध घटनाओं में स्पेनी बेड़े आर्मेंडा की पराजय, सर वॉल्टर रेले के वर्जीनिया
उपनिवेश की दुखद समाप्ति, सर फ्रांसिस ड्रैक की पृथ्वी के चारों ओर समुद्र यात्रा और अंग्रेजी समुद्र छापामारों द्वारा स्पेनिश खजाने के जहाज़ों की लूट है। एलिजाबेथ एक प्रतिभा संपन्न और उद्यमी रानी थी। उसने प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद के बीच का मार्ग अपनाया। उसने इंग्लैंड को समुद्रों का स्वामी और संसार का सबसे प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र बनने में सहायता दी। उसने पार्लियामेंट से संघर्ष को टालते हुए निरंकुश राजतंत्र को मजबूत बनाने का काम भी किया।